नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग यानी कि मतदान जारी है। संसद और राज्य की विधानसभाओं में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में दिग्गज भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, तमाम दिग्गज नेता अपना अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। वोटिंग के दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखा। उन्हें व्हील चेयर पर वोटिंग के लिए लाया गया, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी अपने एक वोट का मूल्य समझते हैं और व्हील चेयर पर लाते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। इन तीन दिग्गजों के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद हेमा मालिनी समेत तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता सभी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। जिस तरह आम चुनावों के अंदर कतारें लगाई दिखती हैं वोटर्स की, इसी तरह इस चुनाव में भी वोटर्स की कतारें दिखाई दी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मतदाता विधायक, सांसद, मंत्री और खुद प्रधानमंत्री थे। तस्वीरें आपके सामने। नवीन पटनायक वोट डालने के लिए पहुंचे, हेमा मालिनी वोट डालने के लिए पहुंची। गुजरात के मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री को तस्वीरों में देख सकते हैं, अशोक गहलोत। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से सांसद वोट डालने के लिए पहुंचे। बेगूसराय से सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्हें वोट डालते हुए आप देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में भी वोट डालने की प्रक्रिया चल रही। इसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो भी वोट कास्ट कर रहे हैं। और अलग अलग तस्वीरें, चाहे वो उत्तर भारत की हो, दक्षिण भारत की हो, मध्य भारत की हो, पूर्वोत्तर भारत की हो, सभी राज्यों के प्रमुख, तमाम विधायक, मंत्री, वो सभी वोट डालने के लिए पहुंचे। तो इसी बीच एक अपडेट भी आ रही है, बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं क्या कुछ बड़ी अपडेट है। राष्ट्रपति चुनाव में हरियाणा विधानसभा में मतदान जारी है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अब तक 48 विधायकों ने वोट डाल दिए हैं। जी हां, भाजपा, जजपा और कई निर्दलीय विधायकों ने भी अपना वोट डाला है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी कांग्रेस हालांकि 3 बजे के आसपास अपने वोट डालने के लिए पहुंचेगी। 48 विधायकों के वोट अभी डल चुके हैं। 48 के वोट डल चुके हैं, 42 के अभी बकाया हैं। इन 42 में से एक वोट कुलदीप बिश्नोई का राजधानी दिल्ली में ही डाला जाना है। इस बात की जानकारी आर के नंदन पहले ही दे चुके हैं कि वो अपना वोट परमिशन ले चुके हैं दिल्ली में डालने के लिए। इसलिए कुल मिलाकर 89 विधायक जो है वो वोट करेंगे और इन 89 में से 48 ने अपना वोट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी 3 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब वोट डालने के लिए पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, अपना वोट कास्ट किया, इस पूरे विषय पर आपको सुनवाते हैं जरा। मतदान हो रहा है और मतदान प्रातःकाल 10 बजे शुरू हुआ था। अब लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं। सायंकाल 5 बजे तक मतदान चलेगा और वोटों की संख्या चूंकि सीमित है, इसलिए कहीं वोटिंग में काफ़ी वोटिंग हो चुकी है, कहीं थोड़े बहुत रह गए तो वो 5 बजे तक हो जाएंगे। अभी तक मैं जब वोट डाल के आया था, अभी से कोई 20 मिनट पहले, तो 48 वोट डल चुके थे और हो सकता है इस समय इक्का दुक्का वोट आ रहे हैं तो 50 पार किए होंगे। कांग्रेस के लोगों की ओर से समाचार मिला है कि वो 1 बजे के बाद वोटिंग के लिए सब लोग आएंगे और कुछ लोग दिल्ली हैं तो वो 2 बजे की फ्लाइट से यहाँ पहुँच रहे हैं। 4-5 लोग हैं, उस समय आकर के वोट डालेंगे और बहुत एक बढ़िया प्रकार से वोटिंग चल रही है। और चूंकि एनडीए और यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट हैं उनका जो गणित है देश भर का हमको मालूम है और मैं विश्वास कर सकता हूं कि 21 तारीख को जो परिणाम आएगा वो एनडीए के कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमको भी संदेश है कि हम वहाँ जाएंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। देखिए, मैं तो अपने प्रदेश की विधानसभा के बारे में बता सकता हूं कि जैसे पिछली बार हमको अनपेक्षित वोट हमारी संख्या से अधिक मिल गए थे, इसी प्रकार से इस बार फिर मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी अपनी संख्या से भी अधिक वोट हमको मिलेंगे। ऐसा मेरी ऐसी अपेक्षा है और मैं इस पर विश्वास करके चल रहा हूं। सर, अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए सर जो उम्मीदवार बनाया गया है, आप जगदीप धनखड़ जी जो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उनके उम्मीदवार बनाए जाने पर आप क्या कहेंगे सर? किस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति पद के
देखिए, चाहे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई हो और चाहे उपराष्ट्रपति के लिए, मैं समझता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके और बहुत प्रकार के यानी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और इस काम में लाए हैं। जहां तक उपराष्ट्रपति का विषय है, श्री जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के रहने वाले हैं और बहुत उच्च कोटि के वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार केसेस को करते रहे हैं। कभी कभी तो हमने भी जब वो वकील वकालत करते थे तो हरियाणा के कई इश्यूज में उनको हमने एंगेज किया था। बाद में वो गवर्नर जो वेस्ट बंगाल बने और उस समय भी उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई है। उनके चयन से निश्चित रूप से हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर एक अच्छा संदेश गया। सर, एनडीए के उम्मीदवार हैं, राज्यसभा की तरह के पाले में रहेंगे? मैंने बताया कि मैं पूरा आश्वस्त हूं कि जितने वोट हमको अपनी संख्या जो हमारे पास पहले से है उससे ज्यादा वोट हमको मिलेंगे, ऐसा सुनिश्चित। सर, जो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं हमेशा, क्योंकि अब ये एक अलग वर्ग से है, दलित है, आदिवासी है, कितना आपको लगता है कि और ज्यादा बल जो है और ज्यादा कितना उत्साह रहेगा? देखिए, राष्ट्रपति का जो मुख्य काम होता है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को देश में यानी ठीक प्रकार से उनका पालन हो, ये मुख्य काम होता है। ये ठीक है कि महिला होने के नाते, जनजाति होने के नाते उन वर्गों में एक उत्साह जरूर जाता है कि एक प्रतिनिधित्व जो है महिला को दिया गया है। केवल अभी तक इससे पहले एक महिला राष्ट्रपति बनी है अपने इतने बड़े लंबे इतिहास के अंदर, यानी आजादी के बाद अब ये दूसरी महिला है जो बनी है। और जहां तक जनजाति का सवाल है, जनजाति में तो पहली है उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति की, इसलिए स्वाभाविक है एक मनुष्य स्वभाव रहता है कि जो आदमी स्वयं के साथ जोड़ करके उसका गौरव अनुभव करता है, वो चाहे महिलाएं हो चाहे जनजाति के वर्ग के लोग हों, उनमें एक स्वाभाविक खुशी जाएगी। सर, ये तो सभी के सामने है कि एनडीए के पास जो मेजॉरिटी है वो संख्या भी जरूरी है, वो संख्या बल सिर्फ मेजॉरिटी से भी डाल रही है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में कांग्रेस अपने एमएलए को इधर उधर भेज रही है। गोवा की बात करें या कुछ और राज्यों की बात करें। देखिए, वो राज्यसभा का जहां तक चुनाव था उस समय तो ये ज्यादा चीजें देखने को मिली थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट के चुनाव में कम से कम हरियाणा की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपने घरों में हैं और रात्रि को भी हम लोगों ने जो हमारे जितने भी विधायक हैं हमारे गठबंधन के नाते जुड़े हुए हैं, सबका अभ्यास हुआ है। कांग्रेस के लोग भी इस समय इकट्ठे हैं, इसलिए यहाँ कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं है। अपने मन के हिसाब से सब दलों को जब अपील किया जाता है तो अपने मन के, अपनी कॉन्शियस के हिसाब से सब वोट डालते हैं। और मुझे लगता है कि एनडीए की प्रत्याशी जिस प्रकार की हमारी हैं मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनका व्यक्तित्व उस सबको भारा है और सबको लग रहा है कि अच्छा चयन है, तो स्वाभाविक है वोट जो उनको ज्यादा मिलेंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उसी बात को दोहराया जिसका जिक्र राजनीतिक गलियारों में बार बार चल रहा है कि अंकगणित के लिहाज से जितना सोचा हुआ है उससे ज्यादा वोट मिलने की संभावना जो है वो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार यानी कि द्रौपदी मुर्मू को है। और एनडीए भी जो उम्मीद लगाकर चल रहा है, उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 2/3 वोट हमें मिले। आप एक आंकड़े का अनुमान लगाइए तो तकरीबन 65% वोटों का अनुमान जो है एनडीए लेकर चल रहा है। लोगों का मानना है कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बहरहाल चर्चा करते हैं अपने विषय पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंडीगढ़ से रवि कालीरमण हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। रवि, जल्दी से अपडेट्स बताइए एक बार पहले। अपडेट्स ये हैं, करीब 50 से ज्यादा जो वोट हैं वो कास्ट कर दिए गए हैं। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ आकर अपने वोट डाल रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बात की जा रही थी यूपीए की, यानी कि कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस के तमाम विधायक अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं 1 बजे उनकी जो मीटिंग रखी गई है, मीटिंग बुलाई गई है विधायक दल की। उस विधायक दल की मीटिंग के बाद करीब 3 बजे जो है कांग्रेस के विधायकों का अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 3 बजे के आसपास तमाम विधायक यहाँ पहुंचेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ वोट डाला और तमाम जो बातें हैं वो कही। उन्होंने कहा कि जितना हमारा अनुमान है या जितना हमारे पास हमारे विधायक उनसे ज्यादा जो है वोट हम यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। एक उम्मीद उन्होंने यहाँ जताई है कि द्रौपदी मुर्मू एक तरफा जो मतों से है यहाँ जीतने वाली हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का पूरा माहौल है यहाँ केशव, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी या निर्दलीय विधायक जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, वो तमाम विधायक यहाँ वोट डालते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ नहीं आए। सुबह
9:58 पर कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा यहां पहुंचे थे और सबसे पहला वोट जो 10 बजते ही जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई तो उनकी तरफ से डाला गया। तो कहीं ना कहीं अब बात की जाए कौन किस पर भारी है, तो कहीं ना कहीं आज के सिनेरियो से, हरियाणा विधानसभा के विधायकों के सिनेरियो से, या फिर जो लोकसभा सांसद हैं हरियाणा के, तो एक तरफाबाजी जो है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नंबर्स का गेम है। नंबर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के पास हैं, 6 निर्दलीय विधायक जिन्होंने सरकार को समर्थन कर रखा है। इसके अलावा एक जो है हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा हैं, वो भी सरकार को समर्थन देते हैं, तो उनका भी जो वोट है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाएगा। और कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला जो इनेलो से हैं, उनका भी एक जो मत है वो भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाने वाला है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा से ज्यादा जो लोग हैं वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग करने वाले हैं। ठीक है, विद्रोही जी के पास में आता हूं। विद्रोही जी, क्या चिंतन मंथन चल रहा है विधायक दल की बैठक में? केशव जी, भाजपा ने अपने विधायकों की कल बैठक बुलाकर अपनी रणनीति बनाई, उनको वोटिंग का पैटर्न समझाया। हमने आज अपने सुबह विधायकों की बैठक बुलाई, उनको अपना वोट का पैटर्न, वोट का तरीका बता रहे हैं। तो स्वाभाविक है, उसमें समय लगता है और बहुत समय पड़ा है अभी। हमारे विधायक 30 इकट्ठे जाएंगे और समय पर वोट डाल देंगे। 30 के 30। 30 के 30। अब गणित साफ है जी। भाजपा के विधायक और जजपा के विधायक और निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं। अभय सिंह चौटाला चाहे जितने दमगज्जे ठोके, शरीर बेशक उनका विपक्ष में है, परंतु आत्मा उनकी भाजपा के साथ है। ये राज्यसभा चुनाव ने भी साबित कर दिया और अब राष्ट्रपति चुनाव भी साबित कर देगा। तो ये सब अपने सबके पत्ते खुले हुए हैं। लोकसभा राज्यसभा चुनावों में केवल 2 ही पत्ते नहीं खुले हुए थे। महम के विधायक क्या नाम उनका, बलराज कुंडू के और अभय चौटाला के, बस। और कुलदीप बिश्नोई का हमें पता था वो भाजपा को वोट देंगे। अब इन 2 विधायकों ने भी अपने पत्ते राज्यसभा में खोल दिए। अब किसी के पत्ते छुपे हुए नहीं है। नहीं, कुलदीप बिश्नोई का आपने नाम लिया, इसलिए मैंने दोबारा सवाल पूछा। 30 के 30। हाँ, 30 के वोट तो हमको पिछली बार भी 30 मिली है। एक वोट हमारी कैंसिल हुई है थोड़ा सा निशान की वजह से। वोट तो पिछली राज्यसभा चुनाव में भी 30 ही मिली है। ठीक है शास्त्री जी, कैंसिल हुई है, अन्य जगह तो नहीं गई ना। कैंसिल हुई है वोट, पर अन्य जगह नहीं गई। ठीक है शास्त्री जी के पास। परंतु जिन 2 वोटों की हमें अपेक्षा करते थे, हम सोचते थे कि ये विपक्ष की बात करते हैं, दिन रात भाजपा को कोसते हैं, किसान हित की बात करते हैं, तो ये हमें वोट देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। पर वो हमारी अपेक्षा गलत हुई, साबित हुई। उन्होंने साबित कर दिया कि वो लोगों को धोखा देते हैं, जवान से भाजपा का विरोध करते हैं, और जब मौका आता है तो भाजपा का समर्थन देते हैं। वो उनका अधिकार है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। ठीक है शास्त्री जी, पहले शुरुआत जब हुई थी चुनावों की और प्रचार मांगने के लिए दोनों कैंडिडेट जा रहे थे, तो यशवंत सिन्हा का आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर लग रहा था। लेकिन वोटिंग का दिन नजदीक आते आते इस तरह से पूरी फील्डिंग सेट की गई कि जो गैर एनडीए वाले दल थे वो भी एनडीए के साथ आगे, अंकगणित वहीं पर उल्टा पड़ गया। देखिए केशव जी, बहुत एक आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए इस 75 साल के अंदर आजादी के आज देश के सर्वोच्च पद के लिए हम वोटिंग कर रहे हैं और भारत अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति जो कटिबद्धता दर्शाता है उसका बहुत सुंदर रूप आज दिखाई दे रहा है। जहां तक यशवंत सिन्हा जी की बात है, यशवंत सिन्हा जी को जिस प्रकार से चुनाव के अंदर उम्मीदवार बनाया गया, मैं समझता हूं कि विपक्ष की एकता के बावजूद उनकी अपनी महत्वाकांक्षा को बाकी लोगों ने भी उतारा कि उनके शायद हो सकता है कि भाजपा के साथ लंबे संबंध रहे तो भाजपा में सेंधमारी कर सके। यही सोचकर तृणमूल कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और उसी को आधार मानकर जो है कांग्रेस ने भी उनको समर्थन किया और वो आज उम्मीदवार है। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने आज भारत के भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जो बात की, मैं समझता हूं कि वो बहुत हल्की टिप्पणी थी कि रमण स्टेप रहना
उनके जीवन का एक खुला अध्याय है। उन्होंने अपनी विकास यात्रा किसी पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक कामों के आधार पर की। जब सामाजिक कामों में उनका वर्चस्व बढ़ा तो लोगों ने उनको राजनीतिक दिशा देने का प्रयास किया और वो उसमें सफल रही। आज यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवार उनको बनाया है अपने एनडीए के सभी साथियों को लेकर, तो आज देश के 75 साल के इस कालखंड के अंदर जो वर्ग, जो क्षेत्र, जो वो समूह इस भारतीय व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर पाने में असमर्थ रहा था या वो पहुंच नहीं पाया था, उसको प्रतिनिधित्व देकर देश के इस वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कि एक देश की वर्तमान परिस्थितियों में और देश को आगे अब 100 साल होंगे जब इस देश को स्वतंत्र हुए, तो उस समय का भारत कैसा हो, उसके अंदर सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी क्षेत्रों को, सभी लोगों को किस प्रकार अपनी भूमिका देश के निर्माण में होनी चाहिए, उसका एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के माध्यम से दिया है। जिस प्रकार से वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि विपक्ष के सबके पत्ते खुले हैं, सबके पत्ते तो खुले हैं, ये निश्चित बात है, लेकिन जहां तक मैं बात मानता हूं कि उम्मीदवारों के पक्ष में जिस प्रकार की घड़ाबंदी करने के लिए आज भी बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, वो उनको भय का वातावरण दिखाई देता है। मैं समझता हूं आज राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है, वहां कांग्रेस एक हताशा, निराशा और उदासी का दौरा में जी रही है। उसके पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नीयत है। लोग थोड़ा अब हल्के मिजाज में भी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि जयंत सिन्हा जी को डांट पड़नी तो निश्चित है, या तो पार्टी की तरफ से या पिताजी की तरफ से। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक चैनल पर था, मैं कह रहा था कि यशवंत सिन्हा जी एक कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं। इस उम्र में भी आकर जिनकी महत्वाकांक्षा पूर्ति नहीं हुई, अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति करते करते कितने शीर्ष पदों पर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपराओं में थोड़ा सा ढील देते हुए उनके पुत्र को राजनीति में प्रवेश दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा का विरोधी है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ति नहीं हुई और महत्वाकांक्षा पूर्ति न होने के कारण से, कुंठित मानसिकता के कारण से वो बाकी दलों के संपर्क में रहे और तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में इसलिए आए कि उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा पूर्ति हो। मैं समझता हूं कि देश का इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं हो सकता और उसका उम्मीदवार होकर उनको भी आज आत्मसंतुष्टि होगी और मैं समझता हूं कि आगे वो राजनीतिक जीवन की बजाय अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ये बड़ा चुनाव है, ये बात खुद कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है, दो कैंडिडेट्स के बीच का चुनाव नहीं है, देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, ये बात कह चुके हैं। मैं अमित के पास आता हूं। अमित, अगर अंक गणित के लिहाज से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जीत रही हैं, देखने वाली बात यह कि मार्जिन कितना ज्यादा रह पाता है। निश्चित रूप से केशव, अगर बात करें अंक गणित की तो आज के दिन जो है पलड़ा भारी वो द्रौपदी मुर्मू का है। जब राष्ट्रपति चुनाव की सुगबुगाहट हुई थी उस समय अगर पक्ष विपक्ष की बात की जाए तो उस समय विपक्ष भारी था, करीब 52% उनके साथ जो अंक गणित बैठता था और 48% सत्ता पक्ष के साथ था। उस समय में एनडीए ने बड़े सोच विचार के साथ, एक तरह से आप इसे ट्रम्प कार्ड कहें, तुरूप का पत्ता कहें, द्रौपदी मुर्मू का नाम रखा, जो आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी से समाज से आती हैं और साथ साथ महिला भी हैं। और सबसे बड़ा अगर देश में बात करें, अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ जो अनुसूचित जनजाति नहीं है, यह एसटी लेस्ट स्टेट है, लेकिन जो तमाम अगर देश की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में आदिवासी लोग बसते हैं। उनके लिए आज एक बड़ा दिन है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के रूप में उनका एक प्रतिनिधित्व जो है वो मजबूती के साथ राष्ट्रपति बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। आज पूरे देश में जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, सबसे पहले नवीन पटनायक जो उड़ीसा से हैं और उड़ीसा से ही द्रौपदी मुर्मू हैं, उड़ीसा से नवीन पटनायक ने ऐलान कर दिया। उसके बाद से एक क्रम बन गया, लगातार जो दूसरे विपक्ष में सेंधमारी का काम शुरू हो गया और आते आते आज जो अंक गणित है वो बड़ा मजबूती के साथ द्रौपदी मुर्मू के साथ जुड़ गया है। यशवंत सिन्हा काफी पीछे हैं। ऐसे में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जो एनडीए ने सोच विचार कर ट्रम्प कार्ड के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम रखा,
वो निश्चित रूप से एक उनकी बड़ी सफलता है और वो विपक्ष में बड़ी सेंधमारी का काम उन्होंने किया भी है। लगातार जो समर्थन आए हैं उससे उनकी स्थिति मजबूत है और आज भी अब वोटिंग की बात करें तो लगातार वोटिंग चल रही है और जहां से भी अगर कोई वक्तव्य आ रहे हैं तो वो एक तरह से विपक्ष अपनी हार माने हुए है, मायूस है और इस मायूसी में जो वोट जो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जा रहे हैं वो निश्चित रूप से उत्साहित है। लोग वोट देने के बाद बड़े उत्साह के साथ द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते हैं। आदिवासी के रूप में अगर हरियाणा की बात करें तो यहां से भी जो विचार जो रुझान जब तक जो भी बयान आ रहे हैं वो बयान उनके पक्ष में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी स्थिति है। और अब उपराष्ट्रपति चुनाव की भी आप बात देख लीजिए, जगदीप धनखड़ का नाम आया, उनके पीछे भी एक बड़ा जो बात करें तो जाट का भी और उन्हें किसान पुत्र कहकर संबोधित किया गया। उनके जब नाम की घोषणा हुई तो एनडीए में जो विचार जो सोच विचार कर संसदीय बोर्ड जो नाम उतार रहा है, पहले आदिवासी और महिला का कार्ड आया और अब जो है वो जाट और किसान पुत्र की बात कही गई। तो निश्चित रूप से राजनीति जो है ना वो कूटनीति उसमें है और वो सियासत में एक बड़ा कदम जो एनडीए ने रखा वो दोनों ही पक्ष उनके साथ हैं। अब आज उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अगर मान लीजिए अगर वोटों की बात करें तो हालांकि उसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो ही वोट डालते हैं, यहाँ विधानसभा के भी जो सदस्य और करीब जो वोटों का गणित है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में एक मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। रवि मैं आपके पास आ रहा हूं, जैसा कि आप भी अपडेट दे रहे हैं कि तकरीबन 50 से ज्यादा वोट जो है कास्ट की जा चुके हैं, 30-31 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के रहते हैं, उसके अलावा भी जो 7-8 वोट रहते हैं वो किस किस के वोट हैं, अगर इस तरह की कोई जानकारी हो रवि तो। बिल्कुल केशव, देखिए ताजा अगर आंकड़ों की बात की जाए तो फिलहाल 1 बजे तक के आंकड़े हैं, 54 विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना वोट डाला था तब उनका नंबर था 48वां नंबर था और उसके बाद जो है 6 विधायकों ने और वोट डाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाकी के सत्ता पक्ष के अगर विधायकों की बात की जाए तो 60 विधायक जो हैं वो बताए जाते हैं। 6 ऐसे विधायक हैं जो अभी सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं पहुंचे हैं, जल्द ही पहुंच सकते हैं। लेकिन नामों की अगर बात की जाए तो नाम अभी जो है डिक्लेयर नहीं हुए हैं, कौन कौन से विधायक पहुंचे हैं और कौन कौन से नहीं पहुंचे, लेकिन ज्यादातर विधायक सत्ता पक्ष के पहुंच चुके हैं और विपक्ष के विधायकों की बात की जाए तो वो 3 बजे के बाद आना शुरू होंगे। ठीक है, अब मैं बहुत सारे रिएक्शन सुन रहा था जो अलग अलग आ रही थी नेताओं की तरफ से। मैं शास्त्री जी आपसे सवाल करना चाहूंगा ये, रवि किशन जी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को हमने उम्मीदवार बनाकर केवल भारतीय ट्राइबल्स को संदेश नहीं दिया बल्कि विश्व में जितने भी ट्राइबल्स हैं हमने उनको संदेश दिया है, हमने उनके भी सशक्तिकरण का काम किया है। तो डोमेस्टिक पहलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पहलू तक इस बात को लॉन्च करने के पीछे की क्या कुछ बात है, उनके पीछे की गहराई अगर मैं आप समझा पाए तो। देखिए केशव जी, यदि हम इनकी उम्मीदवार की जो पृष्ठभूमि देखेंगे तो ही इससे बात से स्पष्ट हो जाएगा कि ये जिस प्रकार की मानसिकता और कार्य पद्धति से निकलकर इस देश के शिखर पद के लिए यदि इनका चुनाव हुआ है तो ये सामान्य घटना नहीं है। देश के अंदर भी जिस प्रकार से इस समाज को अभी तक राजनीतिक परिदृश्य के अंदर वंचित और शोषित के रूप में देखा जाता था, भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगियों के साथ एक इस वर्ग को जब देश 75 साल पूरा कर रहा है और आने वाले समय में देश 100 वर्ष आजादी के पूरा करेगा, उस समय देश की स्थिति केवल देश के लिए नहीं होगी। यदि आज हम बात करें तो वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री देखे और समझे जा रहे हैं, तो ये गति कोई पीछे आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने लिए कभी नहीं कहते, भारत के लिए कहते हैं कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, और वास्तव में भारत क्या कर रहा है इसको जानने के लिए दुनिया उत्सुक है। और भारत 100 साल बाद क्या करेगा उसके प्रति उस समय भारत की जिम्मेवारी क्या होगी, पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे विचारों के प्रति लोगों का रुझान क्या होगा, वो किस प्रकार की दुनिया के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एक स्थिति चाहते हैं, उसका नेतृत्व तो भारत करने वाला है। निश्चित रूप से इस दिशा को जब आगे लेकर जाएंगे तो दुनिया के अनेक देशों में अभी भी आबादी की दृष्टि से ऐसा वर्ग बहुत देशों के अंदर शोषित और वंचित है, जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और इस संघर्ष में यदि भारत उसका नेतृत्व करेगा तो निश्चित रूप से दुनिया भर के अंदर जो समानता और एक विश्वास का माहौल दुनिया के अंदर होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। क्योंकि आज देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण राजनीति का रहा 50 साल का, तो उसके अंदर चंद लोग और चंद व्यक्तियों के द्वारा
एक राजनीति की जाती थी। वोट भी बैलेट पेपर पर होता था, कौन किसका डालता था, डालते थे कि नहीं डालते थे। ऐसी स्थिति से निकलकर हम ईवीएम तक पहुंचे हैं और उसके बाद विभिन्न शास्त्री जी, मैं एक सवाल विद्रोही जी से लेता हूं। विद्रोही जी, बड़े धूम धड़ाके के साथ प्रचार जो है शुरू किया गया था, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे वो उस समय भी वो बात कह रहे थे कि कांटे की टक्कर और जीत केवल यशवंत सिन्हा उसी सिचुएशन के अंदर उम्मीद लगा सकते हैं जब वो पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर चल सकते हैं। अगर मैं बीएसपी की बात करूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करूं, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, यहां तक कि शिवसेना ही क्यों ना हो, जेडीएस ही क्यों ना हो, ऐसी पार्टीज को भी नहीं बांध पाए। कहां कमी रही? क्या कोई कम्युनिकेशन चैनल ही डेवलप नहीं हो पाया, या फिर कोई भी दल ये रिस्क लेना ही नहीं चाहता था कि वो अपने एसटी वोट्स को खराब करे? विद्रोही जी। केशव जी, अभी आपके विश्लेषक अमित कुमार जी ने बड़े बड़े पुल बांधे, विपक्ष को हताश और निराश बता दिया, और वो ऐसी समीक्षा कर रहे थे कि मानो एक विश्लेषक ने अमित हमारे संवाददाता हैं सर, अमित हमारे वरिष्ठ संवाददाता ही समझ लो। तो आपके संवाददाता है तो वो फिर तो और भी संघी प्रवृत्ति भक्ति दिखा रहे थे, ये तो और भी आश्चर्य की बात है। अब हम इतने मूर्ख नहीं है जितना आप लोग दावा कर रहे हैं। हमें पहले दिन से पता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास 48% नहीं 52% वोट है। पिछले विगत 8 सालों से वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल और टीआरएस कदम कदम पर जितने भी जन विरोधी फैसले हुए, जितने भी जन विरोधी कानून पास हुए, उनमें उन्होंने भाजपा का साथ दिया था। टीआरएस ने अपने चुनाव की तेलंगाना की राजनीति के मद्देनजर और बीजेपी के वहां पड़ते प्रभाव के कारण मजबूरन उनका साथ छोड़ना पड़ा, वरना कोई गणित नहीं बदला। गणित 2 बदले हैं निश्चित रूप से, झारखंड का और शिवसेना का, और उसमें कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। ट्रम्प कार्ड कहकर आप अपनी पीठ थपथपाना चाहें भाजपा के साथी, वो अधिकार है थपथपाएं। सारा देश जानता है कि झारखंड और महाराष्ट्र के पीछे ट्रम्प कार्ड क्या है, ईडी, सीबीआई, आईटी ट्रम्प कार्ड है। विद्रोही जी, जहां कुछ कहने को नहीं मिलता वहां ईडी को बोल देंगे। मुझे कोई लेना देना नहीं, जहां कुछ बोलने को नहीं मिलता वहां आप ईडी को बीच में ले आएंगे। एक मिनट, मैं आपकी तरह जो आप चाहेंगे वो जवाब नहीं दूंगा। ना मैं चाहता भी नहीं हूँ, मैं ये बिल्कुल चाहता भी नहीं हूँ कि जेमो चामो जवाब दें आप। मेरे सवाल का जवाब केवल दीजिए, आप किसी भी तरह से दीजिए, मुझे मतलब नहीं है। मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ कि शिवसेना को नहीं बांध पाए, कारण क्या रह गया? उसी का तो मैं जवाब दे रहा था। कहाँ दे रहे हैं उसका जवाब? आप इधर उधर घुमा रहे हैं, ये वो। मैंने नाम लिया है बाकायदा कि शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमसे अलग हट गए, वो मैं बता रहा था। उसमें हटने का कारण बताने लगा। मैंने कहा ईडी आईटी का भय दिखाकर उनको हमसे अलग कर दिया गया। किसने दिखाया भय? एक सेकंड विद्रोही जी, किसने दिखाया भय? मोदी सरकार ने, और कौन किसने दिखाया? नहीं, कहां दिखाया भाई? ये तो हवाई जुमला हो गया, जिसका मन करे बोल दे ईडी। आप बताइए तो सही, आप बताइए कहां जुमला आपके लिए है क्योंकि आपको सुविधा है। नहीं, आप नहीं, ये चुनावी भाषण का इस्तेमाल करते हुए आप लोग विद्रोही बड़े फैमिलियर हो गए हैं। अब आपके भले के लिए कोई सुझाव दे तो आपको वो भी दूसरा सुझाव लगता है। सुन लीजिए, हरियाणा न्यूज और गोदी मीडिया को छोड़कर पूरे देश को पता है। खुद कल सीबीआई ने कहा है कि जिस तरह मोदी सरकार विपक्ष को दबा रही है, कुचल रही है, एलिमिनेट कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। शायद आपने नहीं सुना ना? सुना मैंने, सुनना नहीं चाहते। मैंने सुना, मैंने सारी चीजों को सुना, लेकिन आप भी केवल वही सुनना चाहते हैं जो केवल आप सुनते हैं। ठीक है, इमरजेंसी को लेकर कौन कौन क्या क्या कहता है वो आप नहीं सुनते हैं। विद्रोही जी ठीक है, सिलेक्टिविज्म आपकी मजबूरी हो सकती है। मत सुनो मेरी बात, मैं तो चाहता ही नहीं आप मेरी बात सुनो, सर। लेकिन जो काम की बात है कम से कम उसे तो सुनना चाहिए। जरूर सुनेंगे, ठीक है। मैं अमित के पास आ रहा हूँ, ठीक है। सारे देश ने, मैं आता हूँ शास्त्री जी, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप इनको 1 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। सारे देश ने देखा शिवसेना को तोड़ा गया पैसों के बल पर, सबको पता है। झारखंड के अंदर किस तरह मुख्यमंत्री को ईडी का नोटिस दिया गया
और किस तरह उनके खिलाफ मुकदमा किया, और जो ही वो गृह मंत्री से मिले वो सारी कार्रवाई फेल हो गई। तो आप अच्छी तरह जानते हो इसके पीछे राज क्या है। शास्त्री जी बैठे बैठे ना विद्रोही जी, आप ख्वाब के पुलिंदे से बुनते रहते हैं, फिर जो दिमाग में आता है ना उसी को बोल देते हैं कि हाँ वही सत्य है। भाई आपके गठबंधन को आप संभाल नहीं पाते। राजस्थान का मैं सवाल पूछूं, ठीक है, एक बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट बताते हैं। हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव का मतदान जारी है। आंकड़ा 50 को पार कर चुका है। दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है। 54 विधायक वोट डाल चुके हैं। रवि भी इसी मामले में अपडेट्स दे रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 48वें नंबर पर अपना मतदान किया है। बैठक के बाद अब कांग्रेस विधायक मतदान करेंगे। उनकी मंत्रणा अभी चल रही है, विधायक दल की बैठक चल रही है और तकरीबन 3 बजे के आसपास का वो समय रखा गया है जब कांग्रेस के विधायक वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तो हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान अब भी जारी है। अभी कांग्रेस पार्टी के और उसके अलावा 2, 3, 4 और विधायक ऐसे रहते हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया है, लेकिन उम्मीद सभी की तरफ से जताई जा रही है कि 5 बजे जब घड़ी की सुई इशारा करेगी वोट एंडिंग होने का, तो उस समय सभी वोट डाल चुके होंगे। अपनी चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। मैं अमित एक बार आपके रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं शास्त्री जी के पास आऊंगा। अमित, मैं विद्रोही जी को सुन रहा था। उन्होंने दरअसल उनका जो बयान था वो मुझे ऐसा लगा सही मायने में वो जो मानसिकता की बात कर रहे थे। हालांकि मैं इस प्रकार के जो राजनीतिक बहस से जो उन्होंने आरोप लगाए उससे बचता हूं इस तरह के कामों से, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी गंभीर है। उन्होंने मानसिकता की बात कही है। अमित आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। आप उस मानसिकता को चेक किए। आपके कुलदीप बिश्नोई जो है वो चले जाते हैं, आपकी शिवसेना आप उन्हें समर्थन दे रहती है, वो टूट जाती है। तो मानसिकता तो वहां विद्रोही जी खराब हो जाती है। आपकी जो बातचीत है वो बौखलाइए मत, आप अपने आप को मजबूत कीजिए। हमने अपनी बात आपके सामने रखी है और जो आज स्थिति है देश की राजनीति की वही बताने की कोशिश की है। इसमें कोई मानसिकता की बात नहीं है, सिर्फ जो गणित है वो बताया है। और आज यशवंत सिन्हा जी कितने ही राज्य ऐसे हैं जहां वोट मांगने भी वो नहीं गए, उनके प्रोग्राम रद्द करने पड़े। तो आप विद्रोही जी इस बात को आपने गौर नहीं किया कि शब्दों की बात है, ट्रंप कार्ड नहीं है। तो जो झारखंड से यशवंत सिन्हा जी झारखंड से आते हैं वो वहां उन्हें समर्थन नहीं मिला, उनकी बात आप नहीं करेंगे। आप जब यशवंत सिन्हा जी ने जो अपने जो प्लेन के टिकट जो उन्होंने बुक कराए वो रद्द किए, क्या हुआ? इन सब की स्थिति दूसरे जो निष्पक्षता से जो पत्रकारिता करते हैं उन पर आरोप ना लगाइए, केवल अपनी पार्टी को चुस्त दुरुस्त करने का काम कीजिए। बौखलाने से काम नहीं चलेगा। जी विद्रोही, मैं केवल शब्दों मैंने भी जो स्थिति है भाजपा की, आप मुझसे कह रहे थे कि मैं अपने शब्द आपके मुंह में डालना चाह रहा हूं, अब आप ये चाहते हैं कि अमित वो बोले जो आप चाहते हैं। मैंने कहा इनके शब्दों का पर हाँ, तो मतलब अमित वो शब्द आप लिस्ट बनाकर दे दीजिए ना कि कौन कौन से संसदीय शब्द हैं, वो बोल दिया करेंगे। विद्रोही जी कोई आपत्ति नहीं है, आप कुछ भी कहिए। कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बात कहूंगा, आप अपनी कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विद्रोही जी, द्रौपदी मुर्मू भाजपा की एनडीए की उम्मीदवार जरूर हैं, संघ की उम्मीदवार नहीं है। पहले आपने यही कहा कि संघी मानसिकता, तो संघी मानसिकता पहले मुझे बताइए। और दूसरी बात कि आप तो संघी उम्मीदवार तो यशवंत सिन्हा भी हो गए। फिर अमित जी विद्रोही जी संघी उम्मीदवार तो यशवंत सिन्हा भी हो गए। मुर्मू जी का राजनीतिक इतिहास नहीं मालूम? तो विद्रोही जी यशवंत सिन्हा का तो पढ़ लीजिए। यशवंत सिन्हा भी संघी उम्मीदवार हो गए। यशवंत सिन्हा भी संघी उम्मीदवार हो गए। और अब जगदीप धनखड़ जी हैं, वो पहले कांग्रेस में भी 11 साल कांग्रेस की राजनीति है। और जगदीप धनखड़ नहीं है संघी उम्मीदवार, उनको समर्थन कर देंगे। जगदीप धनखड़ जी का तो अवसरवादी जगदीप धनखड़ 11 साल कांग्रेस में रहे हैं। मतलब जो बढ़िया गप कड़ा तू विद्रोही जी, आपकी विचारधारा भी नहीं तो यशवंत सिन्हा भी तो संघी उम्मीदवार हैं। किसी नेता को लेकर तो कैटेगराइजेशन कौन कर रहा है? बदली है। मैं सहमत हूँ उम्मीदवार चयन में हमसे गलती हुई है, मैं सहमत हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा। मैं यशवंत सिन्हा जी को 1984 से जानता हूँ। तो अब आप गलती मान रहे हैं, जब यही वजह रही कि यशवंत सिन्हा को अपने दौरे रद्द करने पड़े। यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, आप व्यक्तिगत नहीं है, आप यहाँ पर संपूर्ण कांग्रेस हरियाणा बनकर बैठे मेरे सामने। सर मैंने नहीं सर, ना आप संपूर्ण कांग्रेस बनकर बैठे हैं। या तो आप बोल दीजिए, या तो आप बोल दीजिए। नहीं बोल रहा,
मैं अपनी व्यक्तिगत बात कही है। नहीं सर, व्यक्तिगत थोड़ी ना होता है। अब ये हम कमरे के अंदर चाय, हम कमरे के अंदर चाय नहीं पी रहे सर। प्रदेश के लाखों लोग आप देख रहे हैं, उन्हीं के लिए उनके लिए आप ही कांग्रेस है। देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि की जो बात आई है उस संदर्भ में मैं सत्य को स्वीकार कर रहा हूँ। देखिए, जब राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात आती है तो सबसे भागना भी विद्रोही जी, आपकी विचारधारा भी समय समय पर बदली रही है। नेताओं को देखकर यहाँ कम से कम जो बात रखी जा रही है वो राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर बदली गई है। समाजवादी गांधीवादी था, समाजवादी गांधीवादी हूँ, समाजवादी गांधीवादी रहूंगा। मैंने चलिए, यहाँ मसला विद्रोही जी, हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं और देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में द्रौपदी मुर्मू मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। इसमें किसी कोई मानसिकता की, किसी भाजपा की मानसिकता की, किसी संघ की मानसिकता की बात नहीं है। ये आंकड़ों की बात है और हमने आंकड़ों की बात कही है। द्रौपदी मुर्मू अपने आंकड़ों के साथ अपने समर्थन के बलबूते राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में आगे हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा सिर्फ यही रखने का मकसद। विद्रोही जी सुनिए तो सही सर। पत्रकार होने के नाते हमारा भी मन करता है कि हम कांग्रेस की थोड़ी सी बड़ाइयां करें। हम अंक गणित नहीं, मैं बता रहा हूं ना, हम अंक गणित इस तरीके का दिखाया कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा गठबंधन किया, कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की तैयारियां की कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप कुछ करिए तो जब हम कहेंगे ना सर, आप कुछ करते नहीं है और हम हकीकत को आपके अनुसार मोड़ दें तो ऐसा तो संभव नहीं है सर। आपकी बात से सहमत हूं। मैंने हताशा और निराशा का जो शब्द प्रयोग किया था उसकी बात कहा था केवल ना। हम कहाँ हताश निराश हैं? तो आपने हरियाणा न्यूज का नाम गोदी मीडिया के साथ जोड़ा, मुझे सख्त आपत्ति है उस बात के ऊपर। उम्मीदवार बता दिया, जो सच्चाई के साथ अपनी बात रखने लग जाए आपको बुरा लगेगा। 4809 निर्वाचक मंडल में क्या हम इतने अनजान हैं कि हमें गणित नहीं मालूम? क्या आप हमको हताश और निराश बता रहे हैं? आपको तो राज्यसभा का गणित भी मालूम था सर। कोरे कागजों के ऊपर लिखवाते थे हमसे कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत करके आएगा। वहाँ हमारी एक वोट खराब हुई है, अरे विद्रोही हम फेल रहे हैं। एक वोट हमारी रद्द हुई, हम फेल हुए। पहले हमारी सलाह मान ली होती तो शायद आपके मिल जाते आज एक बैठे हुए वहां पर भी। ना भाई साहब, सलाह की बात नहीं, एक हमारी वोट खराब हुई है। हम चलिए ठीक है, मैं राजकुमार जी के पास आ रहा हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। कमेंट लूंगा सर मैं आपसे, लेकिन उससे पहले शास्त्री जी का जरा एक रिएक्शन ले लूं। शास्त्री जी। देखिए केशव जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी बहुत सम्मानित और बड़ी उम्र के राजनेता रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं बड़े लंबे समय से। निश्चित। मैं एक बात सदन और ये सब जो लोग जुड़े हैं उसमें कहना चाहता हूं, न तो राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद तय हुआ, न ईडी का गठन भारतीय जनता पार्टी के बाद आने के बाद गठन हुआ, न ही सीबीआई का गठन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ, और न ही इस देश का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद हुआ। भारतीय जनता के माध्यम से चुनी गई सरकारों को इन 4 प्रकार के डर दिखाते हैं विकास जी। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के 50 साल तक निर्विवाद रूप से शासन करते समय कांग्रेस ने किन किन साधनों का दुरुपयोग, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, किस किस का नहीं हुआ, और ये सब कुछ आपके हाथ में होते हुए क्यों फिसल गई कांग्रेस के हाथ से सत्ता की बागडोर? न केवल केंद्र से बल्कि विभिन्न राज्यों से फिसलते फिसलते आपके पास मात्र कहने को 1-2 स्टेट है जहां आपकी सत्ता है। ये सब हथियार आपके पास होते हुए भी क्या नहीं था? आपके पास नहीं था नेता, आपके पास नहीं थी नीति, आपके पास नहीं थी नीयत, और उसके चलते चलते आपने कांग्रेस को इस लेवल पर पहुंचा। हमारे पास नेता था, हमारे पास नीति थी, हमारी इस देश को आगे बढ़ाने की नीयत थी, इसलिए वो सब हथियार आपके पास होते हुए भी, उन सब का मुकाबला करते हुए भी मजबूत लोगों को मैदान में खड़ा करके हमने भारतीय राजनीति की दिशा बदली, और उसी से हम विश्व की राजनीति बदलने का मादा रखने वाले लोग हैं। इसलिए यदि वो कोई ईडी से डरता है, कोई सुप्रीम कोर्ट से डरता है या सीबीआई से डरता है, तो इसका मतलब आपके निर्माण में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिसके भय से लोग वो आपका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ लेते हैं। आप क्यों नहीं याद करते इमरजेंसी कैसे काल को, जब आपने उससे बड़ा हथियार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर दूसरा नहीं चला, उस इमरजेंसी के काल को भी स्वीकार करके लोगों ने कांग्रेस की गोदी की बजाय भारतीय जनता के रूप में, जो पार्टी के रूप में जो गठन हुआ था उसको स्वीकार किया था। आप सोचिए, आप भारतीय जनता पार्टी संघ और विश्व हिंदू परिषद को आप मत न इस पर धोखा दो या उनके बारे में आक्षेप लगाओ। आप विचार कीजिए अपने आधार पर कि हमने क्या खोया और क्या पाया।
और क्यों ये फिसलती चली गई, इस पर विचार करोगे तो भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर एक पार्टी का कुछ भला हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं राजकुमार जी के पास आ रहा हूं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं सवाल सर आपसे यही करना चाहूंगा कि शुरुआती दौर पर जब प्रचार की कमान संभाली थी दोनों ही कैंडिडेट्स ने, तो बड़ा आत्मविश्वास था सभी के मन में, और ये बात उस समय आप भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, तमाम राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार कह रहे थे कि अगर विपक्षी कुनबे को यशवंत सिन्हा संभाल कर रख पाए तो मुकाबला कांटे का हो सकता है, उम्मीद जीत की भी जताई जा सकती है। लेकिन अगर एक भी दल इधर से उधर भागा तो फिर बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है, जैसे कि बन रही है। शिवसेना, एआईएडीएमके, बीएसपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडीएस, तमाम ऐसे दल जो कि एनडीए का सदस्य, कुनबा का हिस्सा ना होते हुए भी, और उनको वोट करने की स्थिति में पहुंच गए। कहां कमी रहेगी कांग्रेस पार्टी से, विपक्षी उम्मीदवार से? मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि चुनाव की घोषणा होनी थी, उस समय का आंकड़ा कुछ और था। उस समय का आंकड़ा आप ये कह सकते हैं कि एनडीए बहुमत के आंकड़े के लगभग करीब था, लेकिन उनके पास वो आंकड़ा नहीं था जिसको स्पष्ट जीत के दावे के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन उन्होंने उम्मीदवार का चयन ऐसा किया जिसके चलते राजनीतिक सामाजिक संदेश एक ऐसा गया जिसके दबाव में जो दल उनके साथ नहीं थे उनको भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इनमें अगर आप बात करेंगे जो यूपी और एनडीए किसी के पास नहीं थे, किसी के साथ नहीं थे, उनमें वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र में सत्तारूढ़ है, उनमें बीजू जनता दल जो उड़ीसा में सत्तारूढ़ दल है, उसमें बीएसपी जो यूपी का अब उतना बड़ा दल नहीं रहा लेकिन यूपी का एक बड़ा दल तो है ही है। इसके अलावा देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए का साथी है। यूपीए की सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद के गठबंधन के रूप में झारखंड में चल रही है, उसका अगुवा है, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया। महाराष्ट्र में चलो राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई, एक नई शिवसेना गठित तो हुई, मूल शिवसेना में से टूट कर बड़ा हिस्सा चला गया उनका। तो कहीं न कहीं उम्मीदवार का चयन एक बड़ा कारक रहा जिसके बाद समीकरण तेजी से बदले। शुरू का जो आंकड़ा था उसमें एनडीए के पास स्पष्ट विजय का आंकड़ा नहीं था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लगभग 4,800 सांसद विधायक हैं जो इसमें वोट कर रहे हैं, जिनकी वोट वैल्यू लगभग 10,86,000 बैठती है। उसमें 50% से ज्यादा का आंकड़ा चाहिए था जीत के लिए, जो उनके पास नहीं था एनडीए के पास, उसमें कुछ कमी थी। लेकिन एक के बाद एक, चाहे यूपीए के घटक दल हों या एनडीए और यूपीए से बाहर के जो तटस्थ दल हैं वो रहे हों, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए उससे लगातार पलड़ा झुकता गया। और आज स्थिति ये जब मतदान हो रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत में उनके विरोधियों को भी कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उम्मीदवार का चयन एक बड़ा कारक रहा। दूसरा, जिस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा उससे भी कहीं न कहीं असर पड़ा चीजों पर, समीकरण बदले। राजकुमार जी, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव की सिचुएशन अलग हो सकती है? क्योंकि पहला कारक तो यहां पर यह है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज को ये डर था कि उसके जो एसटी वोट्स हैं, जो ट्राइबल वोट्स हैं, चाहे वो झारखंड की बात हो, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कोई भी नाराज नहीं करना चाहता था। उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के अंदर इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। दूसरा वहां विधायकों का कोई रोल नहीं है, सांसद है केवल। मुझे लगता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसमें इतना दबाव नहीं होगा। लेकिन संसद का आंकड़ा भी अगर आप देखें तो आज की तारीख में एनडीए के लिए कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। भाई लोकसभा में तो उनके पास स्पष्ट बहुमत है, स्पष्ट बहुमत से ज्यादा सांसद हैं। राज्यसभा में भी उनकी स्थिति पिछले 2-3 साल में लगातार इंप्रूव हुई है। पिछले इसी साल के शुरू में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो राज्यसभा के भी चुनाव हुए हैं उसके बाद उनका आंकड़ा तो बढ़ा है। देखना ये होगा कि क्या यूपीए अपने कुनबे को एकजुट रख पाता है उपराष्ट्रपति चुनाव में। दूसरा, जो दल यूपीए और एनडीए किसी के साथ नहीं है वो किधर का रुख करते हैं। उम्मीदवार दोनों घोषित हो चुके हैं, ठीक है, और दोनों उम्मीदवारों की अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। निश्चित तौर पर मैं विद्रोही जी के पास अनुभव है, सब कुछ है उनके पास। मैं विद्रोही जी से जवाब जी मैं विद्रोही जी के पास आता हूं। विद्रोही जी, उपराष्ट्रपति की अगर बात कर लें तो मार्गरेट एल्पा, इनसे तो सहमत हैं आप या इनसे भी कुछ असहमति है? नहीं, मार्गरेट एल्पा तो कांग्रेस ही है।
और मार्केट अलवा का तो एक स्पष्ट लाइन है, परंतु जो लोकसभा और राज्यसभा का गणित है, उस गणित के आधार पर आज की राजनीति का यथार्थ का धरातल ये है कि इनके पास बहुमत है, अकेली भाजपा के पास ही बहुमत है। अब गणित के हिसाब से होता है चुनाव, परंतु गणित उनके पक्ष में है, इसलिए विपक्ष चुनाव ना लड़े, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। चुनाव में हार जीत होती रहती है। बिल्कुल। भाजपा के पक्ष में जब गणित नहीं होता था वो भी चुनाव लड़ते थे। उससे पहले जब भाजपा नहीं थी, जनसंघ था, उनके पास गणित नहीं था, वो भी चुनाव लड़ते थे। लोकतंत्र के अंदर चुनाव तो लड़े जाएंगे और उसमें स्वाभाविक है जिसके पास गणित होगा वो जीत जाएगा। ये तो एक गणित का खेल है। गणित और कौन सा दल किसको उम्मीदवार बनाता है ये उस दल की अपनी आंतरिक मामला है। तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मार्गरेट एल्बा को उम्मीदवार बनाने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं, आप बता सकते हैं विद्रोही जी? देखिए, मुझे लगता है कि गैर कांग्रेसी को उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने देख लिया कि क्या असर हुआ है। हम तो चुप रहे जब शर्त रख दी गई थी कि भाई राष्ट्रपति उम्मीदवार कांग्रेस का होगा तो हम समर्थन नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने ये शर्त रखी थी, आज ये सवाल उनसे पूछिए कि वो कौन से अतिरिक्त वोट ले आए। अगर वो ढंग का उम्मीदवार खड़ा करते और गैर कांग्रेसी की बजाय, क्यों कांग्रेस में अनुभवी लोगों की ज्यादा भरमार है, स्वीकार्यता भी बहुत ज्यादा है, तो मैं समझता हूं और बेहतर उम्मीदवार हो सकता था। तो कांग्रेस पार्टी किसे चाहती थी विद्रोही जी? नहीं, हमने किसी को नहीं कहा, हम तो विपक्ष की व्यापक एकता चाहते थे। अब विपक्ष ने जो तय किया हमने स्वीकार कर लिया। देखिए, क्या तो आप विपक्ष की व्यापक एकता चाह लो, चाहे अपनी ढपली अपना राग अलाप लो। आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि अपनी बात किसी दूसरे पर थोप सके। ये सहमत हूं मैं आपकी बात से कि आज भाजपा मजबूत है और जो मजबूत दल होता है वो मजबूत होने के कारण अपनी बात दूसरों पर भी थोप देता है और दूसरे उसको मानने को चाहे इच्छा से भी अनिच्छा से भी मजबूर हो जाते हैं। तो ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं। आज राजनीतिक परिस्थितियां भाजपा के पक्ष में है, केंद्र की सरकार उनके पास है, कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जब कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, प्रतिभा पाटिल ने, प्रणब मुखर्जी ने, तब हमारी सरकार थी, तब परिस्थितियां हमारे अनुकूल थे, तब भी एनडीए के उम्मीदवार टूटे थे। जो एनडीए के घटक दल थे उन्होंने टूटकर हमको समर्थन किया था। ये राजनीति में चलता रहता है। पर हमने तो उस समय नहीं कहा कि वह भाजपा हताश हो गई, निराश हो गई, उन्होंने अंदर रणनीति नहीं। तो भाजपा ने उस समय कहा था कि ईडी के डर से तोड़ दिए? हमने कुछ नहीं कहा। भाजपा ने कहा था क्या ईडी के डर से तोड़ दिए? देखिए, ईडी का रोल तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2001 के बाद 2002 के बाद आया है। ईडी को इतने अधिकार ही नहीं थे। ईडी को अधिकार पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे वो ईडी का आया और जब हमारा राज गया तो आपके आते तो फुल अधिकार थे, यार बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जब मर्यादा तोड़ोगे तो फिर मैं भी मर्यादा तोड़ूंगा और आप मर्यादा में रहोगे तो मर्यादा में रहिए। मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोला, आपने बहुत सी बातें कही पर मैं चुपचाप सुनता रहा। वाजपेयी जी का शासन आया तब ईडी आया और वाजपेयी के शासन 2002 से लेकर 2014 तक ईडी ने केवल 157 केस किए थे। केशव जी, केवल 157 और 14 से लेकर 2022 तक 2300 केस हो गए। अकेले 2200 केस ईडी ने मोदी जी के राज में किए हैं। तो आप अंदाजा लगा लिए कितना भारी दुरुपयोग हुआ है। और मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। विद्रोही जी, ना ये बहुत संवेदनशील स्टेटमेंट है। किसी संस्था ना, मैं लास्ट लूंगा लेकिन पहले इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। किसी संस्था के आंकड़े बढ़ना, केस रजिस्टर होना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर नियत साफ हो तो अच्छी बात है, पर वो क्या कन्विक्शन रेट कहाँ है? नियत तय करने का अधिकार किसे? नियत साफ नहीं है। नियत तय करने का अधिकार किसे? अरे वो कोर्ट वो नियत बताती है कि आपकी कार्रवाई क्या, आपने कोर्ट केस कितने किए, उनका रिजल्ट क्या निकला, चार्जशीट कितनी हुई, कुछ नहीं निकला। केवल 9 मामले हैं। ठीक है, 2002 से लेकर 2024 तक। ठीक है, 9 मामलों शास्त्री जी हुई है केवल। शास्त्री जी, केवल राजनीति। फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, विद्रोही जी 10 सेकंड देता हूँ। शास्त्री जी आ रहा हूँ मैं, 10 सेकंड और दे दो विद्रोही जी को, फाइनल कमेंट हो जाएगा साथ साथ। शास्त्री बोलिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, बाहर नहीं, सुनवाई के दौरान कहा कि लगता है ईडी और सीबीआई को एक पक्ष के लोग ही अपराधी मिलते हैं, दूसरा पक्ष उनको पाक साफ नजर आता है। ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान। ठीक है शास्त्री जी, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी सिचुएशन ऐसी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं नूपुर के मामले में भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बाकी किसी विषय पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतनी टिप्पणी जरूर करूंगा, जिन वाजपेयी जी के कार्यकाल को लेकर आप ईडी की स्थापना की बात करते हैं, तो उसके बाद तो 10 साल तक आपका शासन रहा, तो क्या आपने ईडी के अधिकारों में कमी की थी क्या? और उसके बावजूद भी आपकी सरकार क्यों नहीं बदल गई, क्यों रुक गई, जनता के बीच में समर्थन क्यों नहीं ले पाई? ये केवल जनता का प्रति अविश्वास की भावना पैदा करता है। जनता इसके अंदर सर्वप्रिय, वो जिसको विश्वास पैदा करती है शिखर पर बैठाती है, और जिसको वो विश्वास नहीं करती उसको धरातल पर लगाती है। आप ईडी को, सीबीआई को और सुप्रीम कोर्ट को सबको वापस कर दो। केवल जनता का विश्वास जीतने के लिए लोकतांत्रिक पार्टियां होती हैं, और जब जनता का विश्वास नहीं जीता जाता तो इन सब बाकी बहानों को ढूंढकर अपनी हार के प्रति जिम्मेवार किसी दूसरे को बनाने का काम करते हैं। वही एक काम प्रकाश विद्रोही जी आज यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। अमित, फाइनल कमेंट। जनादेश का हरण भी नहीं होता, आप जनादेश का हरण कभी कर रहे हैं, ये भी साथ साथ जोड़ देते हैं। ठीक है केशव। अमित, फाइनल कमेंट। तमाम बातें जो चल रही हैं, हालांकि विद्रोही जी को भी सुना, शास्त्री जी को, दोनों ही संजीदा प्रवक्ता है, और लेकिन विद्रोही जी आज जिस स्थिति में कांग्रेस है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या उनके कार्यकर्ता हताश नहीं है? आप अपना संगठन विस्तार नहीं कर पाए? मैं एक पत्रकार के नजरिए से लगातार ये बात कह रहा हूं, और मैंने हमेशा कांग्रेस को, भाजपा को, सभी पार्टियों को बराबर कवर किया है, लेकिन आप अपनी स्थिति आप बताइए। जब दो विचारधारा की बात शुरू की गई थी कि द्रौपदी मुर्मू एक विचारधारा की है, यशवंत सिन्हा एक विचारधारा है, फिर यह विचारधारा टूटती दरकती क्यों चली गई? क्या आज जो आंकड़ों में द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ रही है वो स्थिति कांग्रेस के लिए या आपके विपक्ष के लिए कितनी सुखद है, वो आप देखिए। हमें उस राजनीति से, आपकी सियासत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में यह स्पष्ट है कि देश में जो उम्मीदवार जो एनडीए की तरफ से उतारे गए हैं वे मजबूत स्थिति में हैं, अंकगणित के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से, चाहे आरोप प्रत्यारोप कितने भी लगते रहे। ईडी की आप बात कर रहे हैं, पहले जब आप कांग्रेस सत्ता में थी उस समय सीबीआई का भी नाम आरोप लगते थे कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये समय की बातें हैं। अमित, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, एनडीए को लग रहा है 2/3 अब बहुमत से वो जीत जाएंगे, तकरीबन 60 से 65, तकरीबन इतना ही रामनाथ कोविंद जी का भी रहा था। वोट पर मार्जिन कितना रहेगा, ये भी जीत के बड़े या छोटे होने को तय करेगा। राजकुमार जी। केशव जी, मार्जिन पर तो कमेंट करना भी मुश्किल होगा, जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये तय है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और इस समय दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि उनको मिलने वाले वोटों का आंकड़ा कितना हुआ। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो अभी चर्चा हुई, इससे पहले भी चर्चाएं होती राष्ट्रपति चुनाव पर, हमें मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। दलगत राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान है, जो देश के सामने चुनौतियां हैं, दलगत राजनीति में हम सभी जानते हैं कौन कहाँ खड़ा है। और दलगत मुद्दे आम चुनाव में उठाए जा सकते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरह की टीका टिप्पणी ठीक है सर, दल के किसी भी प्रत्याशी के प्रति मेरे ख्याल से उचित नहीं है। उससे ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी और सत्यव्रत शास्त्री जी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम